मेरे साथ इस वक्त राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर अमरेंद्र ठाकुर जी हैं। ये रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, राजनीति शास्त्र पर इनकी विशेष पकड़ रही है। आइए इनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार का चुनाव किस ओर जाता दिखाई पड़ रहा है। देखिए, बिहार का चुनाव की सही व्याख्या अगर अभी की स्थिति में हम करें तो कुछ भी कहना संभव नहीं है। जितने भी ओपिनियन पोल हों या और कोई भी हों, सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। पूरे गड्ढमड्ढ की स्थिति है। और ये गड्ढमड्ढ सिर्फ इसलिए नहीं है कि जो वर्तमान व्यवस्था है, ये व्यवस्था कहीं से चरमरा गई है, बल्कि इन लोगों ने चुनाव को जिस ढंग से संभालना चाहिए था संभाल नहीं पाए। वो वही पुराना 15 साल का गीत गा रहे हैं। वो गीत गाने से काम नहीं चलेगा बाबा। आपका भी 15 साल हो गया, आपने जो काम किया है वो दिखाइए। नीतीश के समय में इस 15 साल में निश्चित रूप से सड़कें बनी है, गांव में सुविधा बढ़ी है और घर घर बिजली गई है। गांव में पगडंडियों तक में ये छोटी छोटी पगडंडियां भी बनी हैं। आम लोगों को ज़रूर कोई ये थोड़ी राहत मिली है, सुरक्षित वातावरण मिला है। ये सब इनके प्लस पॉइंट में जा रहा है। लेकिन कठिनाई कहाँ हुई कि इन्होंने अपने विरोधी से निपटने के लिए जो उनका स्तर था उन्हीं के स्तर पर उतर गए। जैसे अगर लालू जी जात पात पर उतरे थे, अगर उनके समय में भय और आतंक का वातावरण था, तो इस समय भी वह बहुत कम नहीं हुआ। और ग्राफ आप देखें तो अपराध का ग्राफ कागज में भले कम दिखता हो, लेकिन कुछ कम हुआ नहीं है। लोग पुलिस स्टेशन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। अभी भी थाने का रवैया वही है। इसके बाद जिस बात को ये बहुप्रचारित करते रहे कि शराबबंदी हमने ला दी और उससे समाज का बहुत भला, निस्संदेह बहुत भला हुआ, लेकिन ये आपकी कागजी जानकारी है। आप गांव-गांव में जाएं और आपको पता चलेगा कि अब छोटे छोटे टोलों में वहाँ दारू की भट्ठी आज काम कर रही है। और जितना एडजॉइनिंग एरिया है इस स्टेट का, यूपी हो, झारखंड हो, बंगाल हो या सटे नेपाल हो, हर जगह ये पदार्थ उपलब्ध है। तो इसकी तस्करी होगी, बहुत से लोग उसमें जाएंगे, बहुत से लोग फंसेंगे। तो एक तो रोजगार नहीं लोगों को था, जहाँ रोजगार मिला तो इसी को रोजगार समझ लिया, गलत हो या सही हो। तो इसने समाज में बहुत अच्छा मैसेज नहीं दिया। तो आपके कहने का मतलब क्या है सर कि शराब को लेकर के क्या एक पैरेलल विभाग काम कर रहा है, क्या पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है जिस पे सरकार की कोई पकड़ नहीं है? सरकार दिखाने को भले ही पुलिस और एक्साइज विभाग को लगा दे, लेकिन यह भी सच है कि थाने के जरिए भी शराब मुहैया कराया गया है, ये भी समाचार आया है। तो अब ऐसी स्थिति में आप किसको दोष देंगे? समाज बदलने के लिए बहुत सामर्थ्य चाहिए, और समाज बदलने के लिए वह शक्ति चाहिए विनोबा भावे की, जयप्रकाश नारायण की, वो शक्ति चाहिए थी। नीतीश जी राजनेता हैं। नीतीश जी हमारे समाज के जो सामाजिक पुरोधा हैं वो नहीं थे। ये उनको भ्रम हो गया कि हम ऐसा कर लेंगे, यहाँ वो गलतफहमी में पड़ गए। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से नीतीश जी ने दहेज विरोधी अभियान शुरू किया कि दहेज बंद होना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने शराबबंदी का काम किया, तो आपको क्या लगता है कि वो जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी जो था उससे हट करके और वो सामाजिक सरोकार में लग गए, क्योंकि वो सामाजिक सुधारक बनने की कोशिश करने लगे? आपका कहने का मतलब ये? ना वो करते, लेकिन
वो उनका प्रमुख रूप, यानी आप राजनेता हों और आप दिखाना चाहें कि हम समाज सुधारक हैं, ऐसा नहीं होता है। समाज में सुधारने के लिए पूरे जनमानस को तत्पर होना पड़ेगा। अगर रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद को जन सहयोग नहीं मिला होता, दयानंद सरस्वती जी को जन सहयोग नहीं मिला होता, लाला लाजपत राय को जन समर्थन नहीं मिला होता, तो उतनी बड़ी क्रांति नहीं हुई होती। और इन लोगों ने जो क्रांति की, राजा राममोहन राय से लेकर ईश्वरचंद विद्यासागर तक, इतनी बड़ी सामाजिक क्रांति नहीं हो सकती थी। आप दोनों बात नहीं कर सकते हैं, आप राजनीति भी करें और सामाजिक क्रांति भी करें, दोनों बातें नहीं होगी। आपको शासन चलाने के लिए कभी कभी कठोर होना होगा, और ये कठोरता प्रदर्शित भी होनी चाहिए। आप इसको किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से नीतीश जी जब सत्ता में आए, 2005 में सत्ता में आए, और उन्होंने पिछड़े से इतर, पिछड़े से अलग अति पिछड़ा ग्रुप बनाया। साल 2010 के बाद उन्होंने महादलित बनाया। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कंस्टिट्यूएंसी, ये जो वोट बेस उन्होंने तैयार किया, क्या उनके हाथ से ये बाहर निकलता जा रहा है? देखिए, समाज को एक बनाने का नारा देकर ये सभी लोग जयप्रकाश आंदोलन की ही उपज हैं, चाहे लालू हो चाहे नीतीश हो। लेकिन सच्चाई ये है कि जयप्रकाश नारायण जी के गुजरते गुजरते या उनके जीवित रहते भी इन लोगों ने जाति को ही पकड़ लिया। इस मामले में सभी नंगे हैं हमाम में, चाहे वो लालू हो, चाहे नीतीश हो, या और कोई हो। और उसी तरह बहुत लोग जो उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ जिस समुदाय का बहुमत होता है, तो वो चाहते हैं कि बस इस समुदाय का समर्थन हमको मिलना चाहिए और किसी तरह जेन केन प्रकार हम असेंबली या संसद पहुँच जाएं। तो यह अगर लक्ष्य है तो निश्चित रूप से यह अच्छा शुभ दिन नहीं माना जा पाएगा किसी भी प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के लिए। तेजस्वी जी की सभा में इतनी भीड़ आ रही है, आपको क्या लगता है कि लालू फिर से उभर रहे हैं, वो ताकत फिर से उभर रहा है, और बिहार का भविष्य आप किस रूप में देख रहे हैं? सिर्फ जाति का उन्माद फैलाकर बहुत दिनों तक राजनीति नहीं चल सकती है, और वह अगर राजनीति कोई करना चाहे तो कर भी नहीं पाएगा। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, आप देखेंगे समाज में कि जाति का नाम लेकर और एक हवाबाज के रूप में वो अपना रूप दिखाकर कुछ दिन के लिए कुछ क्षेत्र में भले जगह बना लें, लेकिन वो अस्थाई नहीं होता है। क्या यूपी में देखिए ना, अपना दल भी तो है और वो कंस्टिट्यूएंट है एनडीए का, अब देखिए क्या हालत है। अपने यहाँ देख लीजिए वीआईपी पार्टी है या हम है, ये सब का क्या है? कल को इसका क्या लक्ष्य होगा? जब रामविलास जी नहीं एलजेपी को वह रूप दे पाए, लोक जनशक्ति पार्टी को निश्चित रूप से वह रूप नहीं दे पाए, क्योंकि उसके अंदर में कहीं स्वार्थ की भावना भरी हुई थी कि हमारा लक्ष्य जो है, हमारी अहमियत जो है, ये बनी रहे। तो ऐसा जब चरण सिंह सफल नहीं हो पाए तो भला ये लोग क्या सफल हो पाएंगे? देखिएगा आने वाला दिन इसी हिंदुस्तान के लिए उन राजनीतिक दलों का होगा जिनकी सोच, जिनकी चिंता भविष्य के लिए होगी और पूरे समाज के लिए होगी। और धार्मिक उन्माद फैलाकर या जातीय उन्माद फैलाकर ये काम बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है, और हमको इस मामले में आशावादी होना चाहिए। लालू जी ने वो निश्चित रूप से ठीक है, लालू जी की बहुत सी बातों से हम सहमत नहीं हैं, लेकिन जो उनकी खूबी थी वो भी आप याद कीजिए। उन्होंने कपिल सिब्बल को बिहार में जगह दी, आई.के. गुजराल को बिहार में जगह दी, अभी वोट साधने के लिए उन्होंने अमृतधारी सिंह को जगह दी। तो इस मामले में लालू बहुत चालाक थे। थोड़ी सी गलती कहिए या जो कहिए, जिस तरह के केस में वो फंस गए, इसके बाद उबरने का उनके पास
कोई उपाय भी नहीं है, और यह कलंक उनको जीते जिंदगी लगा ही रहेगा, इससे वो उबर नहीं पाएंगे। लेकिन लालू जैसा तेज दिमाग वाला राजनेता अगर कंस्ट्रक्टिव वे में काम करता तो निश्चित रूप से, रेलवे में काम करके उन्होंने केंद्र में दिखा दिया था, तो वो दोनों खूबी उनके पास थी। तो अभी जो स्थिति है, तो तेजस्वी बहुत बड़ा फोर्स नहीं है, जितना बड़ा फोर्स इसको लोग बना रहे हैं या मांग रहे हैं। फिर अवसरवादी लोगों की भी कमी नहीं है। अब तेजस्वी के पास लवली आनंद भी पहुंच जाती हैं, उनका भी गुजर बसर हो जाता है। ऐसे और लोग हैं जो अपना खोजते हैं। मनोज झा जी हैं, हम पूरे उनके वो परिवार को जानते हैं कि वो कहाँ के थे, कहाँ से आए हैं और क्या सोच रहे हैं, और आरजेडी में हैं तो क्या सोचकर हैं, ये सारी बात समझते हैं। दिक्कत यही है कि आदमी का रूप कुछ होता है और व्यवहार कुछ होता है। तो वही राजनीति का ये खेल है जो इस परस्पर एक दूसरे को शक्ति को लगाने की, शक्ति को एक निश्चित दिशा देने की क्रिया ही तो आज की राजनीति है। अगर हम बात करें सीमांचल का और कोसी पॉलिटिक्स का, तो यहाँ पर ये देख रहे हैं सीमांचल में असुद्दीन ओवैसी भी एक फैक्टर है। उनके साथ रालोसपा भी आ गया है। वो रालोसपा जो कभी एनडीए के साथ थी, फिर इनके साथ महागठबंधन के साथ रही और इस चुनाव में छिटक करके उनके साथ हो ली। तो आप इस पूरे पॉलिटिक्स को कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले मैं रालोसपा की बात कर दूं संक्षेप में। उपेंद्र कुशवाहा जी उसके सब कुछ हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी का जीवन का एकमात्र उद्देश्य है नीतीश कुमार को नीचे दिखाना, और इसके लिए उनको जो भी करना होगा वो करने के लिए तैयार रहेंगे। तो वो एनडीए में हैं या महागठबंधन में हैं या कहीं नहीं हैं, तो उनका कोई हिसाब नहीं है। उनकी तुलना हम बहुत हद तक पप्पू यादव से भी कर सकते हैं, क्योंकि पप्पू यादव का भी लाइन लगभग राजनीति में वही है। वो कहीं नहीं है, न इधर हैं न उधर हैं, किधर हैं वो खुद नहीं जानते हैं। रही बात सीमांचल में, खासकर अररिया, किशनगंज और पूर्णिया के पूर्वी क्षेत्र में जहाँ मुस्लिम आबादी की बहुतायत है, तो यही देखकर ओवैसी साहब यहाँ आए। और उनके आने के पीछे का कारण हुआ कि अख्तरुल ईमान नाम का एक एमएलए था कोचाधामन से, और उसको उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ी। तो ओवैसी साहब को लाने वाला वही है। पहले वह आरजेडी में था और बाद में अभी अमौर से फिर प्रत्याशी भी हैं वो। तो उन्होंने ओवैसी साहब को दिखाया कि ये दूसरा गढ़ बन सकता है, मुसलमानों का वोट बैंक बन सकता है। और पिछली बार किशनगंज विधानसभा के उपचुनाव में उसको एक सीट भी मिल गई, जिसकी वजह से उनका हौसला बढ़ गया और वो यहाँ कैंप कर रहे हैं। ओवैसी साहब डटे हुए हैं। लेकिन दिक्कत ये होगी कि उनको बहुत पैठ यहाँ नहीं मिल पाएगी। इसलिए नहीं मिल पाएगी कि अगर किशनगंज कंस्टिट्यूंसी में 65% मुस्लिम आबादी है, तो याद रखिएगा यह वही क्षेत्र है जो लोकसभा में आज भी कांग्रेस के नुमाइंदे को भेज रहा है, और इसके पहले भी वहाँ का इतिहास वही है कि वह कांग्रेस का गढ़ रहा था वह क्षेत्र। और इतना ही नहीं, एक बार वहाँ से लखनलाल कपूर भी चुनाव जीते हैं जनता लहर में। तो ऐसा नहीं है कि किशनगंज में सिर्फ मुस्लिम हैं तो वो उतने संकीर्ण दृष्टि के होंगे, ऐसी बात नहीं है। सीमांचल में कभी तस्लीमुद्दीन साहब की तूती बोलती थी, चूँकि वो हरफन मौला थे। अररिया से लेके खासकर जोकीहाट, बहादुरगंज से लेके किशनगंज, ठाकुरगंज, कोचाधामन तक, और इधर पूर्णिया से भी एक बार उनको सांसद रहने का मौका मिला है। तो इसलिए
तस्लीमुद्दीन साहब ने यहाँ के लोगों को कभी ये नहीं कहा कि तुम हिंदू से बैर करो। ओवैसी साहब की जो पार्टी है उसका आधार ही है कि आप सिर्फ मुस्लिम के बारे में सोचिए, बाकी लोगों के बारे में मत सोचिए। तो ऐसा हिंदुस्तान में संभव नहीं है, यहाँ ऐसा हो भी नहीं सकता है। यहाँ अगर किसी खास कंस्टिट्यूंसी में, जैसे उदाहरण के तौर पर आप धमदाहा असेंबली कंस्टिट्यूंसी ही ले लीजिए, ठीक है, वहाँ लगभग आपको 30% मुस्लिम आबादी है, लेकिन आप देखिए कि वहाँ का वोट ज़्यादातर जदयू में जा रहा है, या कुछ वोट आरजेडी में भी जा रहा है, या कुछ निर्दलीय एकाध खड़े हो जाते हैं तो उनको भी कुछ चला जाता है। तो ऐसा पोलराइजेशन अब वोट नहीं होता है। और मैंने जैसे पहले कहा कि यहाँ के मतदाता भारत के खासकर ये इस बात को सेफोलॉजी के माध्यम से, जो मतदान व्यवहार का अध्ययन है, वह बताता है कि यहाँ सामूहिक हित में जनता कभी कभी वोट देती है। जैसे 1977 के चुनाव में सामूहिक दृष्टिकोण से जनता ने वोट दिया था और कांग्रेस की सत्ता को बेदखल कर दिया था सत्ता से, लेकिन फिर 80 में उसी जनता ने कांग्रेस को वापस कर दिया। अभी जो स्थिति है वो आप देखेंगे कि जो मतदान के हालात हैं, इससे हम पाते हैं कि कोई किसी के कहने पर वोट नहीं देता है। ये पहला परिवर्तन आया है यहाँ इस समाज में। पहले समाज में एक चीफटेन होता था, मुखिया होता था, या जिसको मर्डर बोलते हैं देहात की भाषा में, तो मर्डर की आवाज़ पर वोट पड़ता था। अब ऐसा नहीं है, अब हर आदमी स्वतंत्र है। बल्कि पढ़े लिखे समाज में तो आप पाएंगे कि पुरुष उस घर का वह किसी का वोटर है और उसकी पत्नी जो है वह किसी दूसरे की वोटर है। तो इतना डेमोक्रेटिक थिंकिंग अब हो गया है, तो ऐसी स्थिति में ये कुछ कहा नहीं जा सकता है क्यों। और रही बात सभा में भीड़ उमड़ने की, भीड़ तो बहुत उमड़ती है आज आपने अभी महिला की बात की, आपने कहा कि लोकतंत्र इस तरह से मजबूत हो रहा है समाज में कि पुरुष अलग और महिलाएं अलग मतदान करने लगी हैं, जो ये बताता है कि किस तरह से हमारा डेमोक्रेसी मजबूत होता जा रहा है। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से पंचायत स्तर पर महिलाओं को आरक्षण दिया और जिस तरह से शराबबंदी का रिजल्ट सामने आया, क्या आपको लगता है कि महिलाओं के वोट पर, उन पर पकड़ अभी भी नीतीश कुमार का बरकरार है? निश्चित रूप से ये तो आपको स्वीकार करना ही होगा। या सामान्य रूप से आप देखें, महिलाओं में जागृति आई है। और उतना ही नहीं, इस 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं का जो सर्वेक्षण किया गया है उसके नतीजे आए हैं कि उसमें 90% मुस्लिम महिलाओं ने इस 3 तलाक विरोधी नियम का स्वागत किया है। तो आप इस चुनाव के परिणाम को किस तरह से सोचते हैं? मतलब ये परिणाम आपको किस तरफ जाता दिखाई पड़ रहा है? देखिए, मेरी समझ से जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड में सरकार एनडीए की ही बनेगी और बहुमत भी उसी को आएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि लोक जनशक्ति पार्टी या इस तरह की जो पार्टियां हैं, ये हाशिए से भी अगर हट जाएं तो कोई तज्जुब नहीं होगा। तो ये थे प्रोफेसर अमरेंद्र ठाकुर जी, और इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो यहाँ की जो राजनीतिक बिसात है, जिस तरह से लोगों ने बिछाई है, इसलिए राजनीतिक की दिशा किस तरह से मुड़ चुकी है। जाहिर तौर पर राजनीतिज्ञ जो हैं वो चीप कॉज के लिए अगर राजनीति करना चाहेंगे तो लंबा दूरी वो तय नहीं कर पाएंगे, ये कहना है प्रोफेसर साहब का। फिलहाल प्रोफेसर साहब ये मानते हैं कि इस चुनाव में एनडीए ही बहुमत ला पाएगा। ये बात और है कि कुछ लोगों की सभाओं में भीड़ हो रही है, लेकिन भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगा ऐसा उन्हें नहीं लगता है।
फिलहाल अपने सहयोगी राजेश कुमार शर्मा के साथ पंकज कुमार, TV9 भारतवर्ष के लिए पूर्णिया से। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।